सीटी बजा रहे हैं। जब वो कुछ बोलने जा रहे हैं तो चारों तरफ से सीटी बज रही है। ये पूरा अभिलेखीय मामला है और इसमें गिरफ्तारी का कोई औचित्य नहीं था, बिल्कुल भी कोई औचित्य नहीं था गिरफ्तारी। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार इस बात को कहा है कि गिरफ्तारी का अधिकार होना और गिरफ्तारी की जरूरत होना ये अलग अलग चीजें हैं। यानी अगर आपको अधिकार है गिरफ्तारी करने का, इसका मतलब नहीं कि आप गिरफ्तारी करेंगे ही, उसकी जरूरत भी होनी चाहिए। तो 55 किलो का व्यक्ति, सैकड़ों पुलिसकर्मी लग रहे हैं, अकेले निरीह जैसा चिल्ला रहा है। क्या यह नहीं लग रहा है कि नंबर बारी बारी सबका आएगा? किसी कथावाचक की कथा कराना ही गलत है पुलिस लाइन में। कल को मान लीजिए कहे तबलीगी जमात का सत्संग कराएंगे आप पुलिस लाइन में? बताइए आप कराएंगे? नहीं कराएंगे। अंग्रेज लोग जो है क्वेश्चन करते थे हिंदुस्तानियों की एथिक्स पर। चर्चिल ने तो यहाँ तक कहा था कि ये लोग जो है सेल्फ रूल के लिए फिट नहीं है और इनको आजादी दे दी जाएगी तो आपस में लड़ मरेंगे, भिड़ेंगे आपस में। बहुत ही हल्के व्यक्तित्व के नेता होंगे यहाँ पर। डीजीपी साहब अब अधिवक्ता बन गए हैं, हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। डीजीपी रहे और शुरुआत सीओ से हुई, एडिशनल हुए, एसपी हुए, एसएसपी हुए, डीआईजी हुए, आईजी हुए, एडीजीपी हुए और उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश के डीजीपी रहे। अब वकालत कर रहे हैं जीवंतता के साथ। उसके पहले का अगर देखा जाए तो इन्होंने आईआईटीएन है, फिर रेलवे में भी, भारतीय रेलवे में गए, तत्पश्चात आईपीएस हो गए। हमारे साथ हैं सुलखान सिंह साहब, जो परिचय की मोहताज नहीं है, किसी दबाव में नहीं है और बेबाक टिप्पणी करते रहते हैं। आज हमारे स्टूडियो में है, विनम्रता के साथ आपको प्रणाम। सवालों की श्रृंखला हम शुरू करते हैं ठाकुर से। ठाकुर यानी ठाकुर अब परिचय के मोहताज नहीं है, नाम है अमिताभ ठाकुर। आईजी से जबरिया सेवानिवृत्त किए गए और यानी मान लिया गया कि यह नौकरी के लायक नहीं है, इसलिए बाहर कर दिया गया। ठाकुर लगातार मोर्चा खोले हुए हैं, पूर्ववर्ती सरकारों से लेकर के वर्तमान सरकार तक। सुलखान सिंह साहब घिरा करके पुलिस ले जा रही है, घसीट करके। रात को अमिताभ ठाकुर को ट्रेन से उतारा गया, ट्रेन से उतार करके फिर ले जाया गया। वह कुछ कहना चाहे कहने न दिया जाए। आप तो संविधान और एलएलबी भी आपने किया है, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो लोकतंत्र की सेहत के लिए कहाँ तक उचित है कि इस तरह से अपराधियों जैसा व्यवहार किया जाए? अपराधी के साथ भी ऐसा व्यवहार नहीं किया जा सकता, संविधान में इस तरह का है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अमिताभ ठाकुर के साथ जो कुछ हुआ, किस रूप में आप देख रहे हैं? देखिए, ये एक बड़ा शोभनीय तरीके से सब पूरा काम किया गया है। ये जैसा कि अखबारों से पता लगा कि ये कोई कागजी कार्रवाई से कोई प्लॉट खरीदने बेचने का कोई मामला था, तो ऐसे मामलों में सारा सबूत जो है वो अभिलेखीय होता है। तो इसमें तो नॉर्मली हम लोग सीआईडी में भी रहे हैं, वहाँ तो ऐसे मामलों में बिना गिरफ्तारी की चार्जशीट लगाई जाती थी जी। तो ऐसे मामले में रात में जाकर के ट्रेन से गिरफ्तार करने का कोई औचित्य मुझे इसमें समझ नहीं आता है। दूसरी बात, उसमें ये बात भी एक खटकती है कि जब ये मामला बलिया का था तो लखनऊ में क्यों एफआईआर दर्ज की, क्यों विवेचना की और क्यों गिरफ्तारी की? गिरफ्तारी के बाद है कि केस वहाँ का है, इसे वहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल उचित नहीं था। अगर आप गलत तरीके से एफआईआर दर्ज कर लिए थे तो तफ्तीश में अगर आपको पता लगा था कि ये यहाँ का नहीं है तो आपको गिरफ्तारी नहीं करके पहले ट्रांसफर कर देना चाहिए था उसको जी। तो ये ठीक नहीं हुआ है और ये मुझे उम्मीद है कि ये कोर्ट्स में सब देखेंगे इसको। तो तफ्तीश में खास तौर पे वो एक रिटायर्ड सीनियर पुलिस अफसर है, तो एक तमीज से व्यवहार करना तो बहुत लाजमी है और ये एक शोभनीय कार्य नहीं हुआ है। सुलखान सिंह साहब, दो मामले, एक तो जिसकी चर्चा आपने किया वह मामला देवरिया का है। देवरिया में जब 98-99 में बतौर पुलिस कप्तान वहां थे तो नूतन, उनकी पत्नी के नाम, वह हुआ था जैसे आवासीय नहीं, जो व्यवसायिक दृष्टिकोण से सरकार की एक योजना थी कि लोग व्यवसायिक आवंटन कराएंगे और उसमें अपना व्यवसाय स्थापित करेंगे। 2 साल तक उन्हें करना अनिवार्य है, नहीं करेंगे तो अपने आप वह निरस्त हो जाएगा। किसी ने आवंटन कराया था, बाद में इनके नाम ट्रांसफर किया गया। पब्लिक मनी देखा जाए, अगर सरकारी धन का कहीं कोई दुरुपयोग नहीं हुआ है, नहीं उसमें स्टाम्प चोरी की गई है, सब कुछ इन्होंने किया है। नूतन ठाकुर अब है, उस समय नूतन कुमारी या नूतन देवी के नाम से हुआ और अमिताभ की जगह अजिताभ हो गया। यह लिपिकीय त्रुटि भी हो सकती है, इतना बड़ा मामला नहीं था, इस तरह से किया जाए। सभी खामोश हैं। आप सेवानिवृत्त डीजीपी हैं,
तमाम पुलिस अधिकारी सेवानिवृत्त भी हैं, वर्तमान में भी हैं। कोई कुछ कह नहीं रहा है, क्या माना जाए, रीढ़ की हड्डी किसी की है नहीं, कोई कुछ बोल नहीं रहा है। कल यह व्यवहार सुलखान सिंह साहब के साथ भी होगा, कल यह व्यवहार जो वर्तमान डीजीपी है उनके साथ भी होगा। बारी बारी नंबर तो सबका आएगा अगर स्थिति इस तरह से रही तो। अमिताभ ठाकुर चाहे जैसे हो, इस तरह से जैसे जिस तरह का प्रयोग करके सामान्य उन्हें धक्का मार करके बोलने नहीं दिया, सीटी बजा रहे हैं। जब वो कुछ बोलने जा रहा है तो चारों तरफ से सीटी बज रही है। खामोश क्यों है लोग? अब इसमें भरोसा ये कि ये वाद विवाद का होता है जी कि पुलिस की अपेक्षा में नॉर्मली हम लोग इंटरव्यू या बयान देने को मना करते हैं। जी ये परमिसिबल नहीं है। जी अगर कोई इंटरव्यू लेना भी चाहता है तो उसको अदालत से परमिशन लेके इंटरव्यू लेना चाहिए। जी लेकिन फिर भी मैं इस तरीके को एक अशोभनीय तरीके से किए जाने को मैं ठीक नहीं मानता हूँ। जी और यहाँ तक केस की मेरिट की बात है तो वो तो कोर्ट देखेगा ही, लेकिन ये मैं फिर इस बात को कहता हूँ कि ये पूरा अभिलेखीय मामला है और इसमें गिरफ्तारी का कोई औचित्य नहीं है, कोई औचित्य नहीं है गिरफ्तारी। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार इस बात को कहा है कि गिरफ्तारी का अधिकार होना और गिरफ्तारी की जरूरत होना ये अलग अलग चीजें हैं। यानी अगर आपको अधिकार है गिरफ्तारी करने का, इसका मतलब नहीं कि आप गिरफ्तारी करेंगे ही, उसकी जरूरत भी होनी चाहिए। तो ये सब देखना चाहिए। अब मामला कोर्ट में जाएगा, मुझे उम्मीद है कि ठीक कार्रवाई उसमें होनी चाहिए। ये अभी है संविधान वर्णित है सुप्रीम कोर्ट की जो आपने चर्चा किया, 7 साल से अधिक की सजा जिन मामलों में हो। नंबर 1, नंबर 2 की यह अभिलेखीय छेड़छाड़ करेगा, दबाव बनाएगा गवाहों पर, गवाहों को तोड़ेगा और विदेश भागने की संभावना हो, ऐसी परिस्थितियों में गिरफ्तारी की जा सकती है। तो 55 किलो का व्यक्ति, सैकड़ों पुलिसकर्मी लग रहे हैं, अकेले निरीह जैसा चिल्ला रहा है हमारी हत्या हो सकती है, हमारी हत्या हो सकती है। और फिर पुलिस, क्या यह नहीं लग रहा है कि नंबर बारी बारी सबका आएगा? समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल प्याद, समर शेष है, समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल ब्याज, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध, ऐसा दिनकर ने कहा था। इन पंक्तियों को उद्धृत करते हुए क्या यह नहीं लग रहा है कि समय सबका अपराध लिखेगा बारी बारी? देखिए, समय तो बहुत कुछ लिखता है, लेकिन लोग समय की चिंता नहीं करते हैं। लोग बेसिकली एडवेंचरिस्ट हैं ज्यादातर लोग जी। वो ये केंद्र प्रकार है, अपना काम कर लेना चाहते हैं। बेसिकली मोरालिटी और एथिक्स जो है वो किनारे कर दी गई है इस समाज में जी। दुर्भाग्य से इस पर अगर सैद्धांतिक बात की जाए तो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं खाली इतना ही कहूंगा कि इसी बात को लेकर के अंग्रेज लोग जो है क्वेश्चन करते थे हिंदुस्तानियों की एथिक्स पर जी। चर्चिल ने तो यहाँ तक कहा था कि ये लोग जो है सेल्फ रूल के लिए फिट नहीं है और इनको आजादी दे दी जाएगी तो आपस में लड़ मरेंगे, भिड़ेंगे आपस में, बहुत ही हल्के व्यक्तित्व के नेता होंगे यहाँ पर और आपस में जो है पूरा हिंदुस्तान जो है आपसी झगड़ों में डूब जाएगा। यही वर्ड उन्होंने किए थे चर्चिल। दुर्भाग्य से हम लोग चर्चिल से नफरत करते हैं, लेकिन चर्चिल को सही सिद्ध करने के लिए पूरी जान लगा रखी है हम लोगों ने। चर्चिल की जो 80 साल पहले की बातों को सही सिद्ध करने के लिए जान लगा रखी है लोगों ने। जो है छोटी छोटी बातों पे जो है उल जरूर बातें करते हैं, अहंकारपूर्ण बातें पुलिस अधिकारी करते हैं। तो ये चीजें ठीक नहीं है। डेमोक्रेसी बेसिकली मान सम्मान से जुड़ी होती है। अपराधी का भी मान सम्मान नहीं कुचला जाना चाहिए। इसीलिए पुलिस सुधारों की बात बार बार कही जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने इसी आधार पर इसको जो है नॉर्मल लेजिस्लेशन के बाहर जाकर के और पीआईएल में संवैधानिक अधिकार के तहत सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पुलिस को इंसुलेट किया जाना चाहिए एग्जीक्यूटिव और राजनीतिक दबाव से और उसको काम करने की ऑटोनॉमी होनी चाहिए। और इसलिए उन्होंने कहा था कि तफ्तीश और लॉ एंड ऑर्डर दोनों को अलग अलग किया जाना चाहिए ताकि तफ्तीश में राजनीतिक या ब्यूरोक्रेटिक दबाव न हो। तफ्तीश के आधार पर अगर पुलिस के खिलाफ कार्रवाई होने लगेगी तो पुलिस वाले फिर उस पर टूट जाते हैं। लेकिन जब अगर इसकी बात आती है पुलिस सुधारों की तो कोई पार्टी तैयार नहीं हो रही है, क्योंकि वो अपना इंतजार कर रहे हैं कि जब हम आएंगे तो हम यही करेंगे। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है ये कि तैयार नहीं हो रहे। मुझे लग रहा है प्रकाश सिंह जी इसके लिए काफी लड़ाई लड़े जो डीजीपी रहे हैं और एक निर्णायक लड़ाई लड़ते हुए उन्होंने काफी महत्वपूर्ण डिसीजन कराया था।
तो क्यों नहीं इसको लागू कर रहे हैं लोग? और जो आएगा सब पुलिस पर ही सारा ठिकाना फोड़ेगा, सब कहेगा, सब सुधार, सब सब अगर देखा जाए तो लोग कल्याणकारी राज्य के रूप में सब अपने आप को बताते हैं। इस पर कुछ हो नहीं रहा है। सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण आदेश के बाद भी क्रियान्वयन न होगा कैसे? सुप्रीम कोर्ट खुद उसका क्रियान्वयन नहीं करा पा रहा है। कंटेम्प्ट के पिटीशन फाइल है सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, मुझे सुप्रीम कोर्ट की बहुत जानकारी नहीं है। कब से फाइल है? कुछ ये मोटा 2006 में फैसला हुआ था जी। उसके 3-4-5 साल बाद शायद फैसला प्रकाश सिंह साहब ने फाइल किया था जी। तो चल रहा है। बार बार ये बात आती है, कई राज्यों ने कार्यकारी, कार्यपालक या कार्यवाहक डीजी बनाए, उस पर भी पिटीशन है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने जबकि साफ साफ कहा है कि किसी भी सूरत में कार्यवाहक डीजीपी नहीं बनाया जाएगा, लेकिन सब राज्य बना रहे हैं। तो हमारा राज्य उसमें अग्रणीय भूमिका में है कि हमारा राज्य भी लगातार कार्यवाहक डीजी बना रहा है। हमारा राज्य भी पीछे नहीं है इसकी मामले में। आप तो कार्यवाहक नहीं थे? जी, मैं तो तब तक तो रेगुलर होता था मामला जो है। तब तक रेगुलर होता था। कार्यवाहक की बात बाद में शुरू हुई है, जब से ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला अब इस समय पालन किया जा रहा है उसमें। तो पालन इस सेंस में किया जा रहा है कि यूपीएससी के थ्रू पैनल बनना चाहिए जी। तो यूपी गवर्नमेंट ने पैनल बनवाया था कई बार। तो अब यहाँ ये है कि पैनल बना करके ही डीजी बनाया जाता है यूपी में जी। तो जब वो नहीं बनाते हैं तब कार्यवाहक बना देते हैं। अब मुझे स्मरण हो गया बातचीत करते हुए, आपने किसी वीडियो में कहा था कि हम डीजीपी बने थे तो भी नियमों का पालन नहीं किया गया। ऐसा व्यक्ति जो डीजीपी बनता हो और कह रहा हो कि नियमों की अनदेखी की गई, क्या मामला था? आप सीनियर नहीं थे? मेरे केस तक तब तक जो है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार कार्रवाई नहीं की जाती थी जी। मेरे केस में भी यही हुआ था जी। उस समय भी पैनल नहीं बना था कुछ भी जो है। तो लेकिन यह है कि तब और उस 18 में सुप्रीम कोर्ट ने इसको फोर्स किया कि भाई आप सब लोग करेंगे इसको, नहीं तो ठीक नहीं होगा। तो हमारा मामला 17 का था, तो हमारे तक ऐसे चला। फिर हमारे बाद 18 के बाद जो है जो अपॉइंटमेंट हुए हैं यूपी में वो फिर प्रकाश सिंह केस के फैसले के अनुसार हुए हैं। तो मेरा केस ऐसा कहीं नियम विरुद्ध नहीं था, लेकिन वो प्रकाश सिंह केस के फैसले के अनुरूप तो नहीं था। पहला जो अपॉइंटमेंट हुआ था वो हुआ था प्रकाश सिंह केस के अनुरूप हितेश चंद्र अवस्थी का, एससी अवस्थी का। अच्छा जी जी, जी। सुरखान सिंह साहब, एक सवाल नया अभी ताजा काफी ट्रेंड में है। एक तरफ तो अमिताभ ठाकुर को पुलिस घेरा करके ले जा रही है, बात करने नहीं दे। दूसरी तरफ बहराइच में एक बाबा को देखा गया है, वहां पुलिसकर्मी सैल्यूट कर रहे हैं, उससे उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दे रहे हैं। तो गार्ड ऑफ ऑनर देने का क्या है? बाबाओं को गार्ड ऑफ ऑनर देने का, नेताओं को, कुछ दिन में विधायक जी को भी गार्ड ऑफ ऑनर देने के लिए कप्तान साहब कहेंगे दो, क्योंकि विधायक जी अगर खुश रहेंगे तो हमारी कप्तानी चलती रहेगी। ये सब क्या हो रहा है? पुलिस को किस तरह से गिराया जा रहा है? क्या दिया जा सकता है बाबाओं को भी? बाबाओं को किसी सूरत में नहीं दिया जा सकता है। दूसरी बात, गार्ड जो है 2 तरह का होता है। गार्ड का सलूट जो होता है, सलामी होती है, 2 तरह की होती है जी। एक तो नॉर्मल गार्ड का इंस्पेक्शन सलामी होती है जी। ये केवल वर्दीधारियों के लिए है, वर्दीधारी अधिकारियों के लिए ही है ये। अच्छा। और आर्मी की आर्म्ड टुकड़ी के लिए है। अगर टुकड़ी बिना आर्म्स के है तो उसको भी सलामी नहीं दी जाती है। अच्छा। तो आर्मी और पुलिस के लिए है, ये इंटरनल मामला है। इसका जो है किसी की ईगो सेटिस्फाई करने से या किसी को ऊंचा दिखाने के लिए ये नहीं है ऐसा जो है। दूसरी बात होती है सम्मान गार्ड, जिसकी बात कही जाती है जी। तो सम्मान गार्ड जो है वो नॉर्मली जो स्टेट फंक्शंस होते हैं, जैसे 26 जनवरी है, उस तरह के मौकों पर दी जाती है। और वो पहली सलामी तो उसमें झंडे को होती है, जिसको राष्ट्रीय सलूट कहा जाता है जी। और उसमें जो वीआईपी आता है, भले ही वो वर्दी वाला नहीं है, उसको जनरल सलूट दिया जाता है। जो डीआईजी एंड अबव को दिया जाता है वो सलूट उसको भी दिया जाता है, जो भी चीफ गेस्ट रहेगा, जो चीफ गेस्ट होगा उसमें जो है। सम्मान गार्ड जो है वो होती है नॉर्मली जो है किसी की मृत्यु पर उसको सलामी देने के लिए। तब वो सरकार डिक्लेयर करती है कि इनको जो है राजकीय सम्मान के साथ, जैसे माननीय लोग दिवंगत होते हैं उनके साथ होता है। कोई उच्च अधिकारी, बहुत उच्च पदाधिकारी हो, ऐसे नहीं, सभी माननीयों के लिए नहीं है ये। अच्छा। सरकार उसको डिक्लेयर करेगी तभी दिया जाएगा उसको जो है, जीवित को नहीं दिया जाएगा उसको जो है, जीवित को। वर्दीधारियों में अपवाद केवल एक है, केवल 2 गैर वर्दीधारी पदाधिकारी हैं जिनको गार्ड का टर्नआउट अनमन्य है। वो है श्री राष्ट्रपति
और श्री राज्यपाल, ये रूल्स में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है किसी भी गैर वर्दीधारी के लिए अदरवाइज गार्ड नहीं लगेगी। तो कोई बाबा हो या कोई और कोई भी हो, उसको गार्ड बिल्कुल अनुमति नहीं है। और अगर ऐसा सलामी उनको दी गई तो गलत किया, बहुत गलत किया गया है। जो जिम्मेदार किसको मानेंगे? ये तो ऐसे में तो एसपी जिम्मेदार होते हैं, जिले में जो भी होता है उसके लिए एसपी जिम्मेदार है। क्या लग रहा है कि इस एसपी को हिदायत दी जाएगी, ऐसा इसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी, एसपी पर कोई कार्रवाई की जाएगी? अब इस पे क्या स्पेकुलेट किया जाए? मतलब गुड सेंस की कामना ही किया जा सकता है। पहली बात तो देखिए, किसी कथावाचक की कथा कराना ही गलत है पुलिस लाइन में जी, वही गलत है। पुलिस को इस तरह की सांप्रदायिक चीजें नहीं करानी चाहिए किसी एक धर्म से संबंधित। कल को मान लीजिए कहे तबलीगी जमात का सत्संग कराएंगे आप पुलिस लाइन में? बताइए आप कराएंगे? नहीं कराएंगे। तो या चंगाई सभा कराएंगे आप पुलिस लाइन में ईसाइयों की? नहीं कराएंगे आप। ये नहीं कराना चाहिए उनको। जो धार्मिक स्थल बने हैं पुलिस में, पुलिस लाइनों वगैरह में, उनके अलावा कोई नया धार्मिक स्थल नहीं बनाया जाएगा। ये सरकार का आदेश है, कोर्ट का आदेश है। ये बड़ी परंपराएं चल रही हैं कि अगर कोई बन गया है तो उसको गिराया तो नहीं जाएगा, लेकिन कुछ नया नहीं शुरू करेंगे आप। जो कुछ नया नहीं कर सकते। और किसी भी एक धर्म का प्रवचन कराना या सत्संग कराना, ये तो बिल्कुल अनुमन्य ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आज का हमारे यहाँ केवल जन्माष्टमी का प्रोग्राम मनाया जाता है, वो 50 साल से सैकड़ों साल से चल रहा है, तो उस पर रोक तो नहीं है कोई, लेकिन नया आप नहीं शुरू कर सकते वहां पर। तो इसी तरह से ये गलत था, लेकिन सलामी देना और गलत हो गया। जो परंपराएं चल रही हैं उसका निर्वहन किया जाएगा, किंतु कोई नया काम नहीं होगा। लेकिन यह नया काम किए जा रहे हैं और इस पर कोई रोक टोक नहीं है। जैसा कि सुलखान सिंह साहब ने बताया, अमिताभ ठाकुर के साथ जो कुछ हुआ,